हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल एडवांस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो देखने वाले हैं वह है चैप्टर नंबर 3 कक्षा 11 का रसायन विज्ञान, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता। आज हम इस टॉपिक का ओवरव्यू लेंगे और इसके अंदर पूछे गए एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर हम देखेंगे, उन्हें सोल्व करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे अच्छे लेवल पर। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मैनेज करके हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पर समझाऊंगा। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको समझ ना आए। तो मैं आगे बढ़ाता हूँ वीडियो को और आज हम जो देखने वाले हैं चैप्टर का नाम है भैया तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। इससे पहले के जो 2 चैप्टर है उनकी वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं, उनके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सोल्व करा चुका हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आप जो भी मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं, जो भी मैं यहाँ पर आपको थियोरेटिकल पोर्शन समझा रहा हूं, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें जिसका नाम है क्लासेस आईक्यू। क्लासेस आईक्यू के नाम से हमारा एक दूसरा चैनल है जिस पर आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जो तत्वों का वर्गीकरण है वो कैसे निर्धारित है, किस प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। इससे रिलेटेड मैं पहले भी 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पर। तो यहां पर जो मैं अब आपको बताने वाला हूं वो इसका क्विक रिवीजन होगा प्लस क्वेश्चन आंसर होंगे। ये 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, ज्यादा भी हो सकती है। तो आप इस वीडियो को बड़े पेशेंस के साथ समझिएगा। आप जो भी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दोगे, मुझे जो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे उन सब का जवाब मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर दूंगा। तो यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस कमेंट का आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाता हूं। तो यहां पर सबसे पहली बात आती है कि जो तत्वों का वर्गीकरण है वो समूह और आवर्तों में किया गया है, ठीक है, और इन्हें को निर्धारित करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। तो हम उन नियमों का आगे जाकर अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको जो आपके तत्व हैं, जो 100 से ऊपर आपकी आवर्त सारणी में जो 100 से ऊपर के तत्व हैं उनके आईयूपीएसी नाम लिखने की कुछ पद्धति है जिसमें यहां पर आपको बताया गया है कि आप आईयूपीएसी नाम कैसे लिख सकते हैं। यदि आपके पास 100 है, 100वां तत्व है, तो इसका मतलब है 1 के लिए आप अन का प्रयोग करेंगे, 0 के लिए आप नील का प्रयोग करेंगे और फिर से 0 के लिए आप नील का प्रयोग करेंगे और यहां पर IUM लगा देंगे। तो ये हमारे 100वें तत्व का आईयूपीएसी नाम बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम 102, 101, 103, 104 इसी प्रकार से हम 120 तक के तत्वों, 118 तक के तत्वों का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। यहां पर दिए गए ये इनके प्रतीक है, यहां पर दिया गया ये क्या है, इनका प्रतीक है, जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि ये किस नंबर का तत्व है। आई होप आप लोग इसे रिवाइज कर लोगे, क्योंकि ये पहले मैं आपको वीडियोस में समझा चुका हूं और यहां पर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कैसे लिखना है। चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करो मुझे 112 तत्व का पर आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो कैसे लिखूंगा। एक को क्या लिखते हैं, अन, फिर से 1 है मेरे पास तो 1 को क्या लिखते हैं, फिर से अन, ठीक है। 2 को क्या लिखते हैं, 2 को लिखते हैं बाया, ठीक है ना, बाई। तो यहां पर देखो आई ऑलरेडी आ चुका है और लास्ट में लगाना होता है IUM, तो आई पहले आ चुका है, तो इसलिए यहां पर केवल और केवल क्या लगाऊंगा, मैं UM लगाऊंगा। तो अन BM ये इसका 112 तत्व का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी।
ये यहाँ पर रिवीजन है, क्योंकि इससे पहली क्लासेस जो भी मैंने आपको यूट्यूब पर अवेलेबल कराई है, आप लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर मैं इनको पहले करा चुका हूं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। देखिए तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही सिंपल है। ये जो भी आपके सामने लिखा हुआ है आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आगे चलकर आपको चीजें समझा रहा हूं, ठीक है ना। जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसे कैसे विभक्त किया गया है। देखो हमारी आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक पाए जाते हैं। हमारी आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक पाए जाते हैं, एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आप सब जानते हैं इस प्रकार से ही हमारी आवर्त सारणी होती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और ये वाला पोर्शन कहलाता है हमारा पी ब्लॉक, और ये वाला कहलाता है एफ ब्लॉक, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी तत्व आएंगे, ठीक है ना, इसके अंदर जो भी तत्व आएंगे वो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, ठीक है। इस तरह की श्रेणियों में केवल कौन से तत्व आएंगे, ये आएंगे आपके एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। इसी प्रकार से 1d, 2d, 3d, 4d, इस प्रकार के जो तत्व होंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी पर आकर खत्म होगा, वे किसके तत्व होंगे, डी ब्लॉक के तत्व होंगे। और जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1p, 2p, 3p पर आकर खत्म होंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक तो वे किस ब्लॉक के तत्व होंगे, पी ब्लॉक के तत्व होंगे। देखिए ये टॉपिक यहाँ का नहीं है, ये टॉपिक आपका इससे पहले चैप्टर का है, तो वहां पर मैं सारी की सारी चीजें आपको पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलिए एक बार थोड़ा सा यहाँ पर भी ओवरव्यू लगा देते हैं। सॉरी, आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं हम। और यहां पर देखिए जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। एस ब्लॉक में एक तो क्षार धातुएं पाई जाते हैं और एक पाई जाती है क्षारीय मृदा धातुएं। तो जो एस ब्लॉक में जो तत्व पाए जाते हैं उन्हें 2 नाम से जाना जाता है, एक तो क्षार धातुएं, एक क्षारीय मृदा धातुएं। पी ब्लॉक की बात करें हम, जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक में जो तत्व पाए जाते हैं उसके वर्ग 13 से 18 तक के जो तत्व होते हैं, या कह सकते हैं जो आपकी आवर्त सारणी होती है उसमें वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के जो तत्व होते हैं वे सभी क्या होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यदि मैं एस ब्लॉक के तत्व की बात करूं तो ये पहले वर्ग तथा दूसरे वर्ग के तत्वों को हम कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। यदि हम बात करें डी ब्लॉक के तत्व, तो डी ब्लॉक के तत्वों में लैंथेनाइड व एक्टेनाइड्स को छोड़कर जो वर्ग संख्या 3 है, वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक के जो भी तत्व है वे क्या कहलाते हैं, हमारे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करें, जितने भी लैंथेनाइड्स हैं और एक्टेनाइड्स है वे सभी क्या कहलाते हैं, हमारे एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आ जाती है धातु, अधातु और उपधातु की, ठीक है। देखिए यहां पर मैंने आवर्त सारणी नहीं ली है, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने एक आवर्त सारणी होनी थी, वो मैं नहीं ले पाया यहाँ पर। तो पहले मैंने एक जो इससे पहली वीडियो डाली हुई है आवर्त सारणी से रिलेटेड, उसमें मैंने आवर्त सारणी ली हुई है पूरी की पूरी, और वहां पर आपको ये सभी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार की होती है, आप सब जानते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार की होती है। तो यहां पर एक रेड कलर की लाइन इस तरीके से ड्रॉ हुई रहती है, ठीक है। तो यहां पर इस रेड कलर की लाइन को ऐसे ही समझ लीजिए कि यही वाली रेड लाइन वो है जो यहां पर बताई गई है। तो जो तत्व विकर्ण रेखा के ऊपर और दाईं ओर होते हैं, ठीक है ना, जो इस रेखा के ऊपर और दाईं ओर होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, ठीक है। जो तत्व विकर्ण रेखा के नीचे होते हैं, जो इस विकर्ण रेखा के नीचे होते हैं, ये तत्व क्या कहलाते हैं, ये तत्व आपके धातु कहलाते हैं, ठीक है ना। और विकर्ण रेखा पर आने वाले तत्व, जो भी इस विकर्ण रेखा पर तत्व आते हैं वे सभी तत्व क्या होते हैं, आपके अधातु होते हैं, ये सॉरी उपधातु होते हैं, ठीक है ना। यानी कि वे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, उन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है भाई। आप अपनी आवर्त सारणी खोल लीजिएगा और इन्हें अच्छे से देखिएगा। अब हमें यहां पर देखनी है आवर्त सारणी के गुणधर्म।
तो आवर्त सारणी के गुणधर्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें हमें बिल्कुल पैसेंस के साथ समझनी है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी इसे बोल देते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसे बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता भी इसी को कहते हैं। में आवर्त प्रकृति का अध्ययन अब हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या, दोनों ये त्रिज्याएं होती है। ठीक है, चलिए, परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी, मात्र 1.2 × 10⁻⁻10 नैनोमीटर, सॉरी मीटर ही आएगा यहां पर, ठीक है ना, मीटर की होती है। इसे सही ना ही नापा जा सकता। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अभ्र की कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं है, अतः निर्धारण संभव नहीं है। संयुक्त अवस्था में परमाणुओं के बीच की दूरी की जानकारी के आधार पर परमाणु के आकार का आंकलन किया जाता है। एकल आबंध द्वारा जुड़े हुए सहसंयोजक अणुओं में उपस्थित दो अधात्विक परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाती है तथा इस दूरी के आधार पर सहसंयोजक त्रिज्या का आकलन किया जाता है। देखिए, आपसे आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा वो कहां से बनेगा, वो बनेगा कि आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर यानी कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु का आकार घटता है। जब परमाणु का आकार घटेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। ठीक है ना, और जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है ना, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, जो परमाणु त्रिज्या है और आयनिक त्रिज्या है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आई होप आपको यहां से कम याद रहेगा, लेकिन आगे मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इमेज लगाई है जिससे कि आपको सभी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, एक बार इसे अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए कैसे, यहां पर OSSETEPO, ठीक है, यानी कि क्या है, जब आप इसे ध्यान से देखोगे ये क्या है, 6th वर्ग है आपके सामने, 6th वर्ग। 6th वर्ग का मतलब क्या है कि ये ऊपर से नीचे है। ठीक है ना, यदि आप ध्यान से देखोगे ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, आपकी परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। ठीक है ना, ये आपका एक एक्सेप्शन है। ठीक है ना, एक्सेप्शन यहां पर जरूर देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक्सेप्शन को आप अभी नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन होता है, आपके दिमाग में आएगा कि एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन होता है त्रुटि यानी कि गलती। भाई यहां से यहां तक तो बढ़ रहा है लेकिन यहां पर घट गई। ठीक है, तो ये घटना क्या होगा, एक गलती है, कमी है। ठीक है, तो इसलिए इसे बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है 3rd आवर्त, तीसरा आवर्त। इसमें देखो तीसरे आवर्त का मतलब क्या हुआ, आवर्त का मतलब हुआ बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर। ये यहां पर बायां है, ठीक है, और नीचे क्या है, दायां है। तो जब यहां बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं तो आप ध्यान से देखो, आपकी जो आयनिक त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या है, वो क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई भाई, ये चीजें याद रखनी है, जरूरी है। ठीक है, आइए अब देखते हैं आयनन एंथैल्पी। इंपॉर्टेंट है भाई, सब परिभाषा भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए, तलस्थ अवस्था में विलगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है, तलस्थ अवस्था में विलगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे उस तत्व की क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है ना भाई, ये कोई तत्व है, ठीक है, इसके अंदर ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी ऊर्जा क्या कहलाती है, उस तत्व की आयनन एंथैल्पी कहलाती है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में सदैव ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि ऊर्जा लगती है,
तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ऊर्जा हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी, यानी कि जो एंथैल्पी होगी, आयनन एंथैल्पी होगी, वो क्या होगी? हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है। सामान्यतः तत्व के द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान उसके प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है, क्योंकि उदासीन परमाणु की तुलना में धनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन को पृथक करना अधिक कठिन होता है। इसी प्रकार तृतीय आयनन एंथैल्पी क्या होगी? भाई पहले वाली तो होगी, जो दूसरे वाली आयनन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? पहले वाली से ज्यादा होगी। और जो तीसरे वाली आयनन एंथैल्पी होगी क्या होगी? वो दूसरे वाली से भी ज्यादा होगी। ठीक है। आयनन एंथैल्पी प्राय आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़ती है और वर्ग में नीचे जाने पर क्या होती है? घटती है। ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है। पीडीएफ इसका दे दिया मैंने आपको, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से। ठीक है। और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के पास। ठीक है। ऐप भी बता सकते हैं। ऐप जरूरी नहीं कि आप ऐप से ही पढ़े, ऐप से डाउनलोड करने के बाद आप ऐप को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अनइंस्टॉल कर दोगे, आपको फिर से दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डेली आपको बहुत सारी नई नई पीडीएफ ऐप पर मिलती रहती है। आइए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ये क्या होती है? जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। भाई ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सॉरी कोई परमाणु है, तो इस पर क्या होता है? इस पर ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है। तो जब ये ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर जो ऋणायन में परिवर्तित होता है, तो यही जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, यही क्या कहलाती है? उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है। ठीक है भाई, ये यहां पर प्लस है। ठीक है। ये यहां पर इसका समीकरण दिया गया, जो कि मैंने यहां पर भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी साधारणतः आवर्त में दाईं ओर जाने पर, यानी कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, तथा बाएं से दाएं ओर जाने पर क्या होती है? अधिक ऋणात्मक होती है। अधिक ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? अधिक ऋणात्मक का मतलब होता है घटती है, कम होती है। ठीक है ना। और वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कम ऋणात्मक होती है। इसका मतलब क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है भाई, ये दोनों पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। ठीक है। और जो जो मैं वर्ड यहां पर बोल रहा हूं, उन वर्डों पर अपना ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखिएगा, क्योंकि चीजें आपको समझनी सुननी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन आता है क्या? इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता या विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है ना, दोनों एक ही बातें हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता या फिर विद्युत ऋणात्मकता। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक आबंध, ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये आबंध होते क्या है। तो अभी अपने दिमाग में कोई भी डाउट मत लाना, अगले चैप्टर में चीजें क्लियर हो जाएंगी। कि इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का गुणात्मक माप विद्युत ऋणात्मकता है। साधारणतः विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। भाई जो पॉइंट यहां पर ये मैं अंडरलाइन करता हूं ना, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ऊपर से बाईं से दाएं जाने पर क्या होती है? बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये वर्ग है, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है? घट रही है। और ये आपके पास ये भी क्या है? एक वर्ग है। ठीक है। तो यहां पर ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है? घट रही है। यहां पर आओ, ये क्या है? आवर्त है। तो यहां पर देखो, इधर से इधर जाने पर क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये क्या है? आपके सामने आवर्त है, इधर से इधर, यानी कि बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है। आ जाओ अब भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इमेज है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसे तो बिल्कुल जो कहते हो उतार कर आप अपने कमरे में लगा लेना, जहां पर आप पढ़ते हो ना, वहां पर इसको अपने एक आर्ट के पेज पर या एक प्लान पेज पर बनाकर इसी तरीके से इसे चिपका लेना। इससे क्या होगा? आप इन चीजों को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है भाई, देखो क्या दिया गया है। जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो क्या है? बाएं से, ये बायां है और ये क्या है? दायां।
ठीक है, ये क्या है ऊपर और ये क्या है नीचे, ठीक है ना। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, बढ़ती है भाई, जिधर को ये मुंह है उसका मतलब है बढ़ती है। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, ठीक है। ऐसे ही विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता देखो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है, ठीक है। दाएं से बाएं जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, देखो मैंने कहा कि ये घटते क्योंकि इसका मुंह ऊपर को है, ठीक है, इसका मुंह नीचे को, इसलिए बढ़ रही है, ठीक है ना। देखो यहां पर परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर इसका मुंह इधर को है, इसका मतलब क्या है, घटती है, ठीक है। देखो यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है, घटती है, ठीक है। और आयनन एंथैल्पी भी क्या होती है मेरे भाई, घटती है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये धात्विक अधात्विक क्या है, ठीक है ना। देखो अधात्विक गुण जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, दाएं से बाएं जाते हैं, तो ये क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। इधर को क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। और जब आप सॉरी ये तो बढ़ता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। जब आप बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है ना, बाएं से दाएं जाते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है, घटता है, ठीक है। और जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, ये बढ़ता है, धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो भाई जितनी भी बात मैंने बताई एक बार वीडियो को और पीछे करके रिवाइज करके अच्छे से सुन लेना, ठीक है, क्योंकि आपको डाउट तब आएंगे जब आप मेरी बात को अच्छे से नहीं सुनोगे। तो इसलिए मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि आपको डाउट नहीं आएंगे यदि आप मेरी बात को अच्छे से सुनेंगे समझेंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रकृति। तो तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में अनेक प्रवृत्तियां होती है, जैसे विकर्ण संबंध, अक्रिय युग्म प्रभाव, संक्रमण एवं लिंथेनाइड संकुचन प्रभाव। तो ये चीजें हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है, बस इनके बारे में जान लेना था, ठीक है। अब यहां से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, यहां से हमारे शुरू होते हैं प्रश्न उत्तर, ठीक है ना। यहां से हमारी चीजें शुरू होती है प्रश्न उत्तर, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। देखो अभी तक जो मैंने आपको थ्योरी समझाई है वो तो हमने सीखा ही, जो मैं क्वेश्चन आंसरों में आपको आंसरों के अंदर आपको चीजें सिखाता हूं वो चीजें अलग है। तो इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक, ठीक है। पीडीएफ मिलने से ही कुछ नहीं होता है, चीजों को समझना भी होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें तीसरे चैप्टर का, आवर्त सारणी में व्यवस्था का भौतिक आधार क्या है। तो भौतिक आधार क्या है, आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार रखा गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, मेंडलीव ने किस महत्वपूर्ण गुणधर्म को अपनी आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार बनाया। क्या वे उस पर दृढ़ रहे, बिल्कुल वे अपने उस पर क्या थे, दृढ़ थे। और उन्होंने क्या आधार बनाया था, उन्होंने बनाया था परमाणु भार को आधार। मेंडलीव ने तत्वों का परमाणु भार के आधार पर वर्गीकरण किया, तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों में वर्गीकरण किया। समान गुणधर्म के तत्व एक ही समूह में आते हैं। मैंने आपको ये चीजें अच्छे से समझाई हुई है, तो इससे पहले जितने भी वीडियोस है उन सबको अच्छे से देख लीजिएगा मेरे भाई। आ गया ये प्रश्न नंबर 3, क्या कहा गया है प्रश्न नंबर 3 में, भाई प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि सर हमें आप बताइए मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में क्या अंतर है। तो मेंडलीव का जो आवर्त नियम था वो परमाणु भार पर था, और जो आधुनिक आवर्त नियम है वो क्या है, परमाणु क्रमांक पर है, ठीक है ना। क्या है वो, परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है ना। वो क्या है भाई, परमाणु क्रमांकों पर आधारित है, ठीक है। ये इसका एक मूल अंतर है। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 4, वाओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंतर्गत, क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वांटम संख्याओं के आधार पर यह सिद्ध कीजिए कि आवर्त सारणी के छठवें आवर्त में 32 तत्व होने चाहिए। छठवें आवर्त में क्या होने चाहिए, 32 तत्व होने चाहिए।
तो छठा आवर्त की बात की गई है, इसलिए n बराबर 6। l बराबर, जब 6 की बात आती है तो l बराबर क्या हो जाता है, द्विगुणसी क्वांटम संख्याएं। आप चैप्टर नंबर पिछले में पढ़ कर आए, चैप्टर नंबर 2 में, तो n बराबर 6 होता है तो l बराबर क्या हो जाता है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कक्षक, जो कक्षा होती है, कक्षक होते हैं, उसके ऊर्जा स्तर कैसे बनेंगे, पहले 6x, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p। ठीक है, तो टोटल कुल कक्षकों की संख्या कितनी हो जाती है, 10। ठीक है, जब कक्षकों की संख्या 10 हो जाती है तो यहां पर s में 1, p में 3, d के 5 और f के कितने होते हैं, 7। तो जब सबको हम कैलकुलेट करके जोड़ते हैं तो कितना आता है, 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि छठवें कक्ष में कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और 32 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 32 तत्व होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। आ जाइए आगे, प्रश्न नंबर 5 सॉरी, आवर्त तथा वर्ग के पदों में यह बताइए कि z बराबर 14 कहाँ है। z बराबर 14, अब देखिए z बराबर 14 आप कैसे निर्धारित करेंगे, परमाणु क्रमांक आप सब जानते हैं कितना हो गया, 14। तो का संकेतन क्या है, Si यानी कि सिलिकॉन। आप सब जानते हैं कि सिलिकॉन कहाँ पड़ता है, पी ब्लॉक में पड़ता है। ठीक है ना, पी ब्लॉक के किस वर्ग में आएगा, ठीक है, पी ब्लॉक के किस वर्ग में आएगा तो ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। भाई 14 है, 14 को क्या करेंगे, भाई देखो पहले 1s2, फिर 2s2, 2p, ठीक है ना, 2s2, फिर 3s2, फिर 3p2। भाई 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6 होगा, 3 दूनी 6 ही हो गए। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर गलती कर दी मैंने, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे नहीं होगा। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो एंड में क्या आएगा, 3s2 और 3p2। इससे पहले क्या आएगा, 2p, ठीक है ना, 2p6। इससे पहले क्या आएगा, 2s2। इससे पहले कितना आएगा, 1s2। ठीक है भाई, ये कितना हो गया, 10, 2 12 और 2 14। यानी कि ये किस में आ रहा है, पी ब्लॉक में। यहां पर ये क्या दर्शा रहा है, ये जो 3 है ये दर्शा रहा है आवर्त। ठीक है ना, आवर्त, ये क्या दर्शा रहा है, आवर्त। यानी कि इसका मतलब हो गया कि ये तीसरे आवर्त की बात कर रहा है। ठीक है ना, अब वर्ग की बात करेंगे तो पी ब्लॉक में जो दूसरा वर्ग आएगा, ठीक है ना, पी ब्लॉक का दूसरा वर्ग, तीसरे आवर्त के पी ब्लॉक के दूसरे वर्ग में, दूसरे वर्ग का मतलब क्या हो गया, पहला होता है 13, दूसरा होता है 14, यानी कि ये क्या है, 14वें वर्ग संख्या में उपस्थित है। ठीक है ना, चलिए आप अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पिछले चैप्टर में एक बार रीड करिएगा, उसकी वीडियोस अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आ जाइए, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानते हैं, समझते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपको दोबारा से एक अलग से उसके टॉपिक के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6। ठीक है भाई, कि प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या दिया गया है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए, उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में स्थित है। तीसरे आवर्त का मतलब क्या हो गया भाई, 3p, ठीक है ना, और 17वें वर्ग में, यानी कि 17 में से क्या करूंगा मैं, 13 घटा दूंगा, सॉरी 12, तो 12 घटाऊंगा कितना बचेगा, 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 3p5 हो जाएगा। 3p5 का मतलब क्या होगा, 3p5 का मतलब क्या होगा, तो हमें यहाँ क्या बताना है, तत्व बताना है। तो 3 इसका मतलब क्या हो जाएगा, वैसे तो यहाँ पर आप इसका परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। देखो एक तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका, एक हो गया ये वाला। इससे पहले क्या आएगा, 2s2, इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले आएगा भाई 3s2, ये आएगा 2p6, इससे पहले आएगा 2s2 और 1s2, तो 10, ठीक है ना, 10, 5 और 2 कितना हो गया, 7, यानी कि 17। और आप सब जानते हैं 17 क्या होता है, 17 होता है आपका क्लोरीन। इसका परमाणु भार कितना होता है, 35.5 होता है। ठीक है भाई, तो देखो एक तो तरीका ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का, एक तरीका ये हो गया, जो भी आपको पसंद आए उस तरीके से करिए। ठीक है, इसमें कोई भी आपको बाउंडेशन नहीं है, आपसे जो पूछा गया आपको केवल और केवल आंसर निकालना है, वो आप किसी भी मेथड से निकालिए। ठीक है ना, आपका मेथड जेन्युइन होना चाहिए, जो टीचर को हम सोल्व करके दे रहे हैं उनको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, साथ ही साथ आपको भी पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। आ जाइए प्रश्न नंबर 7,
क्या दिया गया भाई प्रश्न नंबर 7 में, कौन से तत्व का नाम निम्नलिखित द्वारा दिया गया है? लॉरेंस बर्कले प्रयोगशाला द्वारा, तो लॉरेंस बर्कले प्रयोगशाला द्वारा बाकलियम जो तत्व है उसका नाम दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 97। ये फैक्चुअल बात है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें कुछ भी समझाने समझने का नहीं है, ठीक है भाई। सीबोर्ग द्वारा दिया गया है कौन सा भाई? सीबोगियम, इसका परमाणु क्रमांक है 106, ठीक है। ये तत्व फैक्चुअल है, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं? जो एक ही वर्ग में तत्व उपस्थित होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे कोई भी पूछ सकता है। तो ऊर्ध्वाधर वर्ग में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है तथा इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, ठीक है। अतः गुणधर्मों में क्या होनी चाहिए? समानता होगी फिर तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता के कारण क्या होती है? गुणधर्मों में समानता होती है। जैसे वर्ग एस के तत्वों में एस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, ठीक है। देखो सीधी सी और सरल सी बात है, चूंकि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? समान होता है, इसलिए उनके गुणधर्मों में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। यहां पर एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया गया है, क्या? वर्ग एस का मतलब क्या होगा? जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक आप देख सकते हैं, एस ब्लॉक में जो पहला एस है, देखो एस ब्लॉक में क्या आता है? 2 आपके वर्ग आते हैं, ठीक है। एक तो पहला वर्ग, एक दूसरा वर्ग। तो जो पहला वर्ग है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें हमेशा S1 ही एंड में मिलेगा, और जो दूसरे वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें हमेशा S2 ही एंड में मिलेगा, ठीक है। तो जब इसके अंदर तत्वों में सभी में S2 मिलेगा एंड में, तो इसका मतलब क्या होगा कि उनके इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या है? समान है। तो इसका मतलब क्या होगा? चूंकि इलेक्ट्रॉनों का विन्यास समान है इसलिए गुणधर्मों में भी क्या होगी? समानता होगी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न नंबर 9। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। परमाणु त्रिज्या देखिए क्या होती है। देखो मैं आपको इसलिए कहता हूं कि आप प्रश्नों में भी बहुत सारी चीजें यानी कि डेफिनेशंस, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में जो के त्यों आपको मिलते हैं, तो वो आप इन्हीं प्रश्न उत्तरों से सीखते हैं। तो इसलिए आप इन वीडियोज को जरूर देखिए एंड तक। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? परमाणु त्रिज्या अधातुओं में जैसे क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या होती है, यह परमाणुओं के बीच क्या होती है? आबंध की आधी होती है। क्लोरीन अणु में आबंध की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 198 पिकोमीटर। तो परमाणु या सहसंयोजक जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? 198 की आधी हो जाएगी, यानी कि 99 पिकोमीटर, ठीक है। धातुओं में परमाणु त्रिज्या वास्तव में धात्विक त्रिज्या होती है, जो नाभिक तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी की आधी होती है। जैसे कॉपर परमाणुओं के मध्य की दूरी कितनी है? 256 पिकोमीटर होती है। अतः धात्विक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी जस्ट आधी हो जाएगी, कितनी? 128 पिकोमीटर, ठीक है। दूरी और आयनन त्रिज्या किसी आयन के नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच की आधी दूरी होती है। जो आयनन त्रिज्या होती है वो क्या होती है? दूरी और आयनन के बीच की, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं आयनन के नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच की आधी दूरी होती है आयनन त्रिज्या, ठीक है। समझ में आई कुछ बातें? मुझे नहीं लगता कि कुछ चीजें समझ में आई। देखो ध्यान से, ये हमारे पास कोई भी परमाणु है, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि धातुओं के परमाणु त्रिज्या वास्तव में धात्विक त्रिज्या होती है। जो नाभिक, ये आपका नाभिक हो गया, ठीक है, और इसमें बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर जो इसकी जो बाहरी सीमा होगी उस पर कोई इलेक्ट्रॉन स्थित होगा, तो इनके बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, उसकी 1/2 यानी कि आधी दूरी क्या कहलाएगी? आपकी परमाणु त्रिज्या होगी। इसी प्रकार से आपके पास कोई ये क्या है? एक परमाणु है, ठीक है, और इसमें क्या होगा? नाभिक, आपका ये नाभिक हो गया, ठीक है ना। आयन के नाभिक, सॉरी, कोई भी आयन है और उसका नाभिक, ये आपका आयन है और इसका नाभिक, और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, इनके जो बीच की दूरी होगी उसका आधा क्या होगा? उसका आधा ही आपका आयनन त्रिज्या होगी, ठीक है। आयनन त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या लगभग बराबर ही होती है, या फिर आप कह सकते हैं इनकी जो डेफिनेशन है वो लगभग सेम ही होती है, ठीक है।
हर एक परमाणु के लिए अलग अलग त्रिज्याएं होती है, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या दिया गया। प्रश्न नंबर 10 में किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है। भाई साहब मैं बता चुका हूं, वर्ग में जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है और आवर्त में जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है परमाणु त्रिज्या पर। परमाणु त्रिज्या बाएं से, आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, क्योंकि समान आवर्त में बाह्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रूप से बढ़ने के कारण क्या होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ठीक है। अतः आवेश बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण बढ़ता है, जिससे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, ठीक है। भाई देखो, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका आकार ये है और आगे जाकर इसका आकार जो आकर्षण है उसके कारण क्या होता है, इसका आकार छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी, यहाँ पर क्या होगी, परमाणु त्रिज्या छोटी होगी, ठीक है। परमाणु त्रिज्या वर्ग में आवर्त परवर्ती वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि इनका आकार क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या कुछ और होगी, यहाँ पर इससे बड़ी होगी, यहाँ पर इससे भी बड़ी परमाणु त्रिज्या होगी, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। जो मैंने आपको इमेज बताया था भाई साहब, वो इमेज बनाकर अपने रूम में जरूर लगा लेना, नहीं लगाओगे तो भाई पछताओगे, ठीक है, उसमें मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से आप क्या समझते हैं। एक ऐसी स्पीसीज का नाम लिखिए जो निम्नलिखित परमाणुओं या आयनों के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगी, ठीक है ना। तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी कि परमाणु या आयन वे स्पीसीज होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वे क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होंगे, ऐसे आपका O-2 F Na पॉजिटिव या आयन बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना, कैटायन भी बोल सकते हैं। Mg2 कैटायन में से प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसके F एनायन के सम इलेक्ट्रॉनिक पूछे गए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, Na पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Ar का सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, K पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से Mg का पूछा है तो O पे -2 आ जाएगा, क्योंकि इनके क्या होने चाहिए, इनके इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, तो इनके क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बराबर करने, इलेक्ट्रॉन बराबर करने का मतलब क्या होता है, देखो सपोज करो मैं आपको बताता हूं भाई, सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, क्यों, क्योंकि सबके परमाणु क्रमांक अलग अलग है, ठीक है। जब परमाणु क्रमांक अलग अलग हो गए तो सबके इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए, ठीक है ना। भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जानते हैं ना तीनों को, भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों को जानते हैं ना। इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं प्रोटॉन, यानी कि एक परमाणु में जितने प्रोटॉन पाए जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब प्रोटॉनों की बराबर है तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा, जाहिर सी बात है भाई, ठीक है। तो यहां से क्या चीज हमें समझ में आती है कि मेरे पास ये कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ये सीमा है और ये नीना है, ठीक है। भाई ये क्या है, ये 12 साल की है, ठीक, यानी कि इसके पास 12 रुपए है और इसके पास कितने, इसके पास 16 रुपए है, ठीक है। और हमें करने हैं इनके पास बराबर रुपए, हमें क्या करना है, इनके पास बराबर रुपए करने हैं। सपोज करो कि ये क्या है भाई, ये इसका परमाणु क्रमांक है 12 और ये इसका जो नीना है इसका परमाणु क्रमांक है 16 है। हमें क्या करना है, यानी कि इसके पास ये इतने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन, हमें क्या करना है, इनको दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉनों का ब्याज चाहिएगा, इसे कितने इलेक्ट्रॉनों का ब्याज चाहिएगा, इसे चाहिएगा भाई बराबर करने के लिए या तो सारे के सारे इस पे से ले लो, ठीक है ना, सारे के सारे यही ब्याज पर ले लो, तो यह ब्याज पर लेगी तो कितने चाहिएंगे, इसे चाहिएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, इसे चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, नेगेटिव आ जाएगा इस पर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये सीमा है, सीमा क्या करती है, सीमा केवल और केवल इसके पास 12 तो ही है, 2 ये उधार ले लेती है, ठीक है ना। और जो ये नीना है, नीना क्या करती है, नीना अपने 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, यानी कि किसी और को उधार दे देती है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएंगे, इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को चीजें समझ में आई, मैं आपको ये प्लस माइनस के चिन्ह समझाना चाह रहा था कि ये है क्या आखिरकार। ठीक है, आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, थोड़ी थोड़ी सही, लेकिन चीजें आपको समझ में जरूर आई होंगी। तो एक दो बार वीडियो को देखोगे तो आपको चीजें जरूर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 12 पर क्या दिया गया भाई। प्रश्न नंबर 12 पर निम्नलिखित स्पीसीज पर विचार कीजिए, इनमें क्या समानता है, इन्हें आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन सब में क्या है, देखो O का 8 परमाणु क्रमांक होता है, 2 इसने उधार लिया है तो 10, इसका 7 होता है, 3 उधार लिया है तो 10, इसका 9 होता है, 1 उधार लिया है तो कितना हो गए 10, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, 1 इसने उधार दे दिया तो 10, इसका 12 होता है परमाणु क्रमांक, इसने 2 उधार दे दिए तो कितने बचे 10। Al इसका 13 परमाणु क्रमांक होता है, इसने 3 उधार दे दिए, कितने बचे इसके पास 10, यानी कि सबके पास कितने 10 इलेक्ट्रॉन हैं। क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो स्पीसीज ये जो भी दी गई है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और इनमें क्या है प्रत्येक के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इनका बढ़ता क्रम हमें लिखना है। ठीक है भाई, देखो सबसे बड़ा तो यही है, इसका 13 है, लेकिन इसने उधार दिए हैं, है तो इसी के पास। ठीक है ना कभी तो आएंगे। फिर इससे बड़ा है 11 वाला। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर mg छोड़ दिया है इन्होंने। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं इसे अपने हिसाब से क्रम में सजा दीजिएगा। ठीक है, अब मैंने आपको समझा ही दिया है क्योंकि समझाना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे आते हैं। और क्या दिया गया भाई प्रश्न नंबर 13, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 13, धनायन अपने जनक परमाणुओं से छोटे क्यों होते हैं और ऋणायनों की त्रिज्या उनके जनक परमाणुओं की त्रिज्या से अधिक क्यों होती है, व्याख्या कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। धनायन अपने जनक परमाणु से इसलिए छोटे होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कम होते हैं, जबकि नाभिक के आवेश क्या होता है समान होता है। धनायन में इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से बंधे होते हैं तथा आवेश प्रभाव अधिक होने से अंतः त्रिज्या क्या होती है छोटी होती है। ऋणायनों में जनक परमाणु की तुलना में क्या होता है अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इन इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का प्रभाव कम होता है, जिसके कारण इनकी त्रिज्या क्या होती है अधिक होती है। ठीक है, तो धनायन के जनक परमाणु छोटे क्यों होते हैं पता लग गया, क्यों, क्योंकि इनमें आवेश अधिक होने के कारण इनकी त्रिज्या छोटी होती है, जिससे क्या होते हैं छोटे होते हैं। और ऋणायनों में क्या होता है आवेश कम होता है, जिसके कारण इनकी त्रिज्या अधिक होती है, इसलिए इनका आकार बड़ा होता है। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है भाई, गुब्बारे को जितना ज्यादा फुलाओगे उतना ज्यादा फैलेगा, और जितना कम रखोगे जितना उसमें कम हवा भरोगे उतना कम फूलेगा। ठीक है, देखो ये आयनन एंथैल्पी या और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ये मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये चीजें बताई थी, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 15 सॉरी, क्या देगा प्रश्न नंबर 15 में, आद्य हाइड्रोजन परमाणु में आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल है। परमाणविक हाइड्रोजन की आयनन एंथैल्पी जूल प्रति मोल के पदों में परिकलित कीजिए, यानी कि इसे जूल प्रति मोल में परिकलित करना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला अभी आपको दिखाया था मैंने। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला ये लगा हुआ है। ठीक है भाई, आ जाओ अब। तो यहां पर क्या है, देखो आधे खाद्य में आध अवस्था में इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा कितनी है माइनस में है, और इलेक्ट्रॉन मुक्त करने में ऊर्जा की जो आवश्यकता होगी वो कितनी होगी भाई, इसे मुक्त करना है तो ये क्या हो जाएगी दोनों बराबर हो जानी चाहिए, दोनों को जोड़कर 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी पॉजिटिव में 2.18 इंटू 10⁻18 जूल चाहिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर होता है ये आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने में लगी ऊर्जा ये हो गई। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे निकलेगी भाई, जो इलेक्ट्रॉन है इनको डिवाइड, एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो ये होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो ये होती है, क्या होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल प्रति इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मोल का यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा इसकी क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी किसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो जब इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आयनन एंथैल्पी। ठीक है, ये क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं
ठीक है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, तो जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 13.13 इंटू 10⁻5 जूल प्रति मोल। आप टेंशन मत लीजिए, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनकी वीडियोस में अलग से बनाऊंगा, जिसमें आपको विद फॉर्मूलाज सभी चीजें अलग से एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको अलग से सोल्व कराए जाएंगे। ठीक है भाई, आ जाइए। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बेसिक्स दे रहा हूँ चीजें, ताकि आप अच्छे से समझ सको चीजों को। प्रश्न नंबर 16, आवर्त द्वितीय आवर्त में तत्वों के वास्तविक आयनन एंथैल्पी का क्रम इस प्रकार है। लिथियम की सबसे कम, उसके बाद बोरोन, लिथियम से ज्यादा बोरोन की, बोरोन के बाद बेरियम की, उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि Be को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, सॉरी Be की जो आयनन Be की डेल H, जो Be की आयनन एंथैल्पी है वो B से अधिक क्यों है। यहाँ पर देखो डेल H का मतलब है आयनन एंथैल्पी। ठीक है ना भाई, O की आयनन एंथैल्पी N और F से क्यों कम है। ठीक है, तो Be का आयनन एंथैल्पी का मान B से अधिक है। B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 1s2 2s2, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 4 होता है, जबकि B का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है 5 होता है, इसलिए 1s2 2s2 और 2p1 है। ठीक है, तो Be परमाणु से इलेक्ट्रॉन को x कक्षक से हटाया जाता है, जबकि B परमाणु में P कक्षक से S कक्षक में से इलेक्ट्रॉन युक्त करना कठिन होता है, क्योंकि यह नाभिक के पास होता है। देखो, जिसका वाह्यतम कोष पूर्ण होगा वो उतना ही नाभिक से दूर मिलता है। ठीक है, तो जितना नाभिक से दूर होगा उतना क्या होगा, उसकी आयनन एंथैल्पी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो B परमाणु है, B परमाणु क्या है, जो B परमाणु क्या है वो नाभिक से क्या है, दूर है। ठीक है ना, नाभिक से दूर है, इसलिए क्या होगा, इसकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ठीक है ना भाई। भाई आयनन एंथैल्पी क्या है, आयनन एंथैल्पी का मान है किसी, देखो आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या है, किसी परमाणु में ये नाभिक है, ठीक है, और इस नाभिक के यहाँ पर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और ये बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको जो निकालने में एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, आयनन एंथैल्पी होगी। ठीक है ना, वही क्या कहलाएगी, आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। ठीक है, तो जो Be है ये क्या है, एक्स कक्षक से हटाया जाता है, यानी कि इसमें क्या है, एक्स कक्षक है, तो ये क्या है, ये आपका नाभिक से क्या होगा, दूर होगा। और जो B है, ठीक है, ये क्या है 2p है, इसका जो वाह्यतम कोष है वो अर्धपूर्ण है। ठीक है ना, वो क्या है, अर्धपूर्ण है। भाई पूर्ण तो नहीं है ना, ठीक है, ये क्या है, अर्धपूर्ण है। पूर्ण कब होगा, जब 2p6 होगा। ठीक है, या फिर 2s2 होना चाहिए। चूंकि Be का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि वाह्यतम कोष क्या है, पूर्ण है, इसलिए क्या होगा, ये नाभिक के पास होगा। और जो Be है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये क्या होगा, ये तो नाभिक से दूर होगा। ठीक है, और जो B है इसका वाह्यतम कोष पूर्ण नहीं है, इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के सॉरी जो नाभिक है, नाभिक के क्या होगा, नजदीक होगा। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ चीजें क्या है भाई। Be का वाह्यतम कोष पूर्ण है, ठीक है, Be का वाह्यतम कोष पूर्ण है, इसलिए नाभिक से क्या होगा, दूर होगा। ठीक है, चूंकि जो B है इसका वाह्यतम कोष पूर्ण नहीं है, इसलिए क्या होगा, नाभिक के नजदीक होगा। तो आयनन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, आयनन एंथैल्पी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, तो Be की आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसी प्रकार से O की आयनन एंथैल्पी N और F से कम क्यों है, O और N से F कम क्यों है, जबकि जो O है वो N और F के बीच में आता है। ठीक है, देखिए इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी यही है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 2p1, ठीक है ना, 2p6 सॉरी हाँ 2p, देखो ये हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना, सॉरी 2p4। ठीक है, जबकि जो आपका N है, N का जो परमाणु
सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा, n का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा भाई, वो होगा 1s2 2s2 2p3, ठीक है। और जो आपका f है, f का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा, f का वो होगा 1s2 2s2 और 3p5, ठीक है। देखो ये क्या है, वाह्यतम कोष पूर्ण होने के नजदीक है इसका, ठीक है। और ये क्या है, ओ क्या है, ओ भी वाह्यतम कोष, देखो जो पी होता है, पी ब्लॉक होता है, वो हुंड के नियम अनुसार इस प्रकार से भरा जाता है, इसमें इस प्रकार से, इसमें इस प्रकार से, इसमें इस प्रकार से, 3 भरे गए इलेक्ट्रॉन और ये चौथा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। ये क्या, देखो इसमें बंद की आवश्यकता होती है। आई होप आप सब बहुत चीजें कम समझ पा रहे होंगे यहाँ पर, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन की भूमिका होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको इस थ्योरी के अनुसार ही चीजें समझाना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं अपने तरीके से समझाऊंगा तो वहां पर बहुत लंबा चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो अतः परमाणु n, देखो क्या है, जो ऑक्सीजन का परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 2p2x 2p1y 2pz1, ठीक है। यह न तो आधा भरा है और न ही पूरा भरा है। वही बात मैं कह रहा था कि ये देखो, ये इस प्रकार से भर गया, इस प्रकार से भर गया, इस प्रकार से भर गया और यहां पर भर गया। देखो ना तो ये आधा भरा है ना ही ये पूरा भरा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, और यदि हम बात करें n के, तो n का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, वो आधा भरा हुआ है। क्यों क्यों आधा भरा हुआ है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 7 है। 7 का मतलब 1s2 2s2 और 2p3, यानी कि ये p वाले जो सेक्शन है वो आधा यहां पर भरा गया, आधा यहां पर, आधा यहां पर, यानी कि क्या होगा, आधा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अतः n परमाणु के कक्षक से इलेक्ट्रॉन मुक्त करना क्या होगा, कठिन होगा, जबकि इससे क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि आधे कक्षक भरे हुए हैं। जबकि O परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, अपूर्ण है, अतः यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए F परमाणु का नाभिकीय आवेश क्या होगा, अधिक होने के कारण, क्योंकि ये क्या है, जो F वाला है वो लगभग पूर्ण है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, जो F का जो आयनन एंथैल्पी है, ठीक है ना, वो n और O दोनों से अधिक है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें क्या बताना था, यहाँ पर बताना था कि O की कम क्यों है, ठीक है ना। तो यहाँ पर O की कम क्यों है, क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही कठिन है, ठीक है। जबकि जो F है, F क्या है, F के जो इलेक्ट्रॉन जो आयनन एंथैल्पी है वो क्या है, O से अपने आप ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही नजदीक है भरने के, ठीक है। इसका वाह्यतम कोष क्या है, बहुत ही निकट है भरने के, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बहुत ही कठिन है, ठीक है। चलिए, आपको ये क्वेश्चन यदि समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इसे थोड़ा सा एजिट करने की कोशिश कीजिए, आगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। धीरे धीरे आप 1-2 बार समझने का प्रयास करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। प्रश्न नंबर 17, आप इस तथ्य की व्याख्या किस प्रकार करेंगे कि सोडियम का प्रथम आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी से कम है, जबकि इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से कम है। देखो, प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी, तृतीय आयनन एंथैल्पी, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो दोनों में प्रथम इलेक्ट्रॉन 3p कक्षक से मुक्त कराया जाता है, परंतु Na का नाभिकीय आवेश mg से कम होता है, इसलिए आयनन ऊर्जा mg से कम है, ठीक है। क्यों है, इसका रीजन यही है कि इसका वाह्यतम कोष पूर्ण है और इसका वाह्यतम कोष क्या है, अपूर्ण है, ठीक है। वही बात जो अभी मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये क्या होगा, इसका वाह्यतम कोष पूर्ण है, इसलिए क्या होगा, ये नजदीक होगा उसके, ठीक है। और इसका वाह्यतम कोष पूर्ण नहीं है, इसलिए क्या होगा, दूर होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगी, तो जो Na है, Na की आयनन एंथैल्पी कम होगी Mg से, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 2p6 है। अतः यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आदर्श गैसों के समान है। यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन मुक्त करना क्या होगा, आसान नहीं होगा, ठीक है ना। देखो यहां पर, सॉरी मैंने आपको गलत इमेज पर क्लिक करा दिया, यहां पर आओ, देखो ये Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा भाई, ठीक है, और Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा, ठीक है। देखो ये इसकी जो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, वो पहले कम होगी, ठीक है। इसमें से जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा तो क्या होगा, इसका वाह्यतम कोष पूर्ण हो जाएगा। वाह्यतम कोष पूर्ण होने पर क्या होगा, वाह्यतम कोष पूर्ण होने पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आदर्श गैस हो, यानी कि नोबल गैस जैसा व्यवहार करेगी, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त करना आसान नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, Na की आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी।
Mg में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के बाद, Mg में जब एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो क्या बचा, वायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन बचा। इसलिए क्या होगा, इसके यह 3s कक्षक से दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से हटाया जा सकता है। अतः सोडियम की आयनन एंथैल्पी ऊर्जा Mg की आयनन एंथैल्पी ऊर्जा से अधिक होगी। ठीक है, चीजें बिल्कुल साफ है, क्लियर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आयनन एंथैल्पी आप समझ चुके हैं क्या है। प्रश्न नंबर 18 क्या दिया गया भाई, प्रश्न नंबर 18 में मुख्य समूह तत्वों में आयनन एंथैल्पी के किसी समूह के नीचे की ओर कम होने के कारक कौन से हैं। सबसे पहला है नाभिकीय आवेश वर्ग में नीचे की ओर जाते समय बढ़ता है, जिसके कारण आकर्षण बल बढ़ता है और आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। दूसरा, नया कक्ष बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, जिसके कारण आवरण प्रभाव या प्रेरक्षण प्रभाव बढ़ता है। आवरण प्रभाव के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल बढ़ता है। इसके कारण क्या होती है, आयनन एंथैल्पी घटती है। ठीक है भाई, जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना। वर्ग में नीचे की ओर जाते समय परमाणु आकार बढ़ता है। जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, प्रत्येक परमाणु में एक नया कक्ष जुड़ता चला जाता है, जिसके कारण बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या होती है, दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, आयनन एंथैल्पी घटती है। ठीक है भाई, आकर्षण बढ़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये गलती कर रखी है ना, बढ़ेगी। ठीक है ना, बढ़ती है। ठीक है ना, इसके कारण क्या होगा, आयनन एंथैल्पी घटेगी। ठीक है भाई, चलिए, नाभिक आवेश से परमाणु आकार और आवरण प्रभाव तुलनात्मक रूप से अधिक सक्रिय है, अतः इलेक्ट्रॉन आसानी से दूर किया जा सकता है। देखो, चीजें बहुत ही आसान है। क्या कहा गया है पूरे क्वेश्चन में। देखो, जब वर्ग की आवर्त की हम बात करते हैं तो इधर से उधर जाने पर क्या होती है, ठीक है ना। ठीक है भाई, इधर से उधर जाने पर क्या होती है, जब परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के जो बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, वो तो बढ़ती है, लेकिन साथ में क्या होता है, आकर्षण बल भी बढ़ता है। ठीक है, तो आकर्षण बल बढ़ने पर क्या होगा, आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी। ठीक है ना, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। ठीक है, जब परमाणु का आकार बढ़ेगा और इनके बीच में जो नाभिक है और इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में जब जो आकर्षण बल होगा, जब वो कम होगा तो क्या होगा, आयनन एंथैल्पी घटेगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 क्या दिया गया है, वर्ग 13 के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान किलो जूल पर मोल में इस प्रकार है। ठीक है, ये दिए गए हमें भाई, बोरोन का, एल्यूमिनियम का, गैलियम का, इंडेनियम का। ठीक है, तो सामान्य से इस विचलन की प्रवृत्ति की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। वर्ग 13 में, ध्यान से सुनना, वर्ग 13 में नीचे की ओर जाते समय, नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आयनन ऊर्जा घटती है, क्योंकि परमाणुओं का आकार एवं आवरण प्रभाव बढ़ता है। लेकिन द्वितीय आयनन ऊर्जा Al की तुलना में Ga से अधिक है। भाई, Al की क्या है, Ga से अधिक है, जबकि Ti की क्या है, Ti से क्या है, बहुत अधिक है। Ti की क्या है, Ti की तो बहुत अधिक है इससे, Al से। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि Al तत्व S ब्लॉक तत्वों के बाद आता है, जबकि Ga और In D ब्लॉक तत्वों के पश्चात आते हैं, और Ti D और F ब्लॉक तत्वों के अतिरिक्त DF इलेक्ट्रॉन आवर्तित नहीं करते हैं। Ga में Al की तुलना में बाह्य इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से बंधा रहता है, इसलिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। Ga से नीचे जाते समय आवरण प्रभाव बढ़ता है, जो कि नाभिक आवेश के प्रभाव को कम कर देता है, इसलिए Ti की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान 1n से अधिक होता है। समझ में आई कुछ बात है आप लोगों को? मुझे नहीं लगता कि कुछ आई होगी। देखिए, मैं बताता हूँ क्या बात है। देखो, सही तो बात यह है कि आपके सामने आवर्त सारणी रखी होनी चाहिए। आप आवर्त सारणी को कम से कम दिन में एक बार जरूर देखें, उससे क्या होगा, आपके दायरे खुलने चालू होंगे। क्योंकि केमिस्ट्री यदि आपको पढ़नी है तो आपको आवर्त सारणी आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार की हमारी आवर्त सारणी होती है। ठीक है, इस प्रकार की होती है आवर्त सारणी हमारी।
तो देखो जब हम बात करें बी की, ए एल की, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये तत्व तो डायरेक्ट आ जाते हैं एस ब्लॉक के बाद। लेकिन जब हम बात करते हैं जी ए की, आई एन की, तो ये तत्व क्या होते हैं, ये तत्व इन डी ब्लॉक के तत्वों के बाद आते हैं। इन तत्वों का स्थान यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये डी ब्लॉक तत्वों के साथ आते हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी जो नाभिक से पकड़ होगी वो क्या होगी, और भी मजबूत होगी। इसलिए क्या होगा, इन्हें यहां से निकालने में आयनन ऊर्जा अधिक लगेगी या आयनन एंथैल्पी अधिक लगेगी, ठीक है। और जो ये टी आई है, ये किससे बाद में आता है, ये आता है एफ ब्लॉक के तत्वों से बाद में, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसकी पकड़ और भी मजबूत होगी। अब जितनी ज्यादा पकड़ मजबूत होगी, उसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। यही बातें इसके अंदर बताई गई है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़िएगा, रीड करिएगा, आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, भाई अपनी बुक पढ़ो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा दायरे खुलेंगे। एनसीईआरटी की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको आईआईटी प्लस नीट एग्जाम भी क्रैक करना है ना, तो भाई अपनी एनसीईआरटी की बुक को प्रायोरिटी दो, पढ़ो इन्हें बैठकर अच्छे से घर पर, ठीक है। आइए आगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है क्वेश्चन 20 में क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 20 में तत्वों के निम्नलिखित युग्मों के किस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी। तो अधिक ऋणात्मक का मतलब है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, याद करो, कि बाएं से दाएं जाने पर और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, याद है कुछ। चलिए मैं आपको एक बार इमेज पर ले जाता हूं, आ जाओ। देखो, सॉरी, हाँ ये रहा, ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन लब्धि जब ये बाएं से दाएं जाती है तो क्या होती है, बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है, ठीक है। तो इन चीजों को भाई याद रखो, और इन चीजों से बहुत सारी चीजें आप लोग सीखोगे, ठीक है। आ जाओ। देखो जब बाएं से दाएं जाएगी, बाएं से दाएं जाएगी तो क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ने का मतलब क्या है, बढ़ने का मतलब क्या है, कि भाई इसकी यदि माइनस के 2 है, ठीक है, इसकी यदि माइनस के 2 है तो इसकी माइनस के 1 होगी, ठीक है ना। इसकी क्या होगी, माइनस के 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो अधिक होगी किसकी, आयरन एंथैल्पी अधिक होगी, तो ऑक्सीजन की, ठीक है। यदि मैं बात करूं, ये O है, ठीक है ना, ये O, एफ से नीचे आता है Cl, ठीक है। देखो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, घटेगी। यानी कि यदि इसकी -1 है तो इसकी क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो ज्यादा किसकी होगी, ज्यादा होगी F की, ठीक है ना। मैंने गड़बड़ कर दी है कुछ। मैंने गलती कर दी भाई। देखो मैंने एग्जाम्पल आपको गलत दे दिया है बिल्कुल, ठीक है ना। देखो क्या है भाई, ये आपका O है, ठीक है, ये आपका Cl है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इधर जाने पर बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे, देखो नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो माइनस की बात होगी, तो माइनस में क्या होता है, माइनस में जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, माइनस में जस्ट उल्टा होता है। यानी कि इधर से इधर जाने पर बढ़ रही है, ठीक है ना, इधर से इधर जाने पर बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इधर से इधर जाने पर क्या होगी, इधर से इधर जाने पर बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ की आयरन एंथैल्पी ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि वहां पर मैंने पहले ही बताया था कि इधर से इधर जाने पर यदि आपको ये नेगेटिव में है, मैंने वहां पर क्यों लिखवाया था बढ़ेगी, ताकि आप याद कर सके, मैंने यहां पर उसे घुमा दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है ना। इधर से इधर जाने पर बढ़ेगी, यानी कि एफ की ज्यादा होगी। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, घटेगी। लेकिन इसका मान क्या होगा, इसका मान जो है Cl का जो मान है वो F से अधिक है, ठीक है। तो F की तुलना में जो Cl की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, इसका मान क्या होगा, अधिक होगा। और ऑक्सीजन की तुलना में F की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान है वो क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है भाई। मैं खुद कंफ्यूज हो गया यार इसमें। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21।
आप क्या सोचते हैं कि O की द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के समान धनात्मक, अधिक ऋणात्मक या कम ऋणात्मक होगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर देखते हैं इसका। जब ऑक्सीजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है तथा O आयन बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है, परंतु जब दूसरा इलेक्ट्रॉन O आयन में जोड़ा जाता है तब प्रतिकर्षण बल को कम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः दूसरी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी? धनात्मक होती है। अतः प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी? जब O में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या होगा? O नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगी? इसमें निकलने वाली ऊर्जा क्या होगी? सॉरी, लगने वाली ऊर्जा क्या होगी? वो माइनस का 141 किलो प्रति मोल। जबकि दूसरी बार जब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हम ज्ञात करेंगे तो उसमें क्या होगा? नेगेटिव में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके अंदर से क्या हो जाएगा? उसके अंदर क्या होगी? ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है ना। अब की बार लगेगी नहीं, उसके अंदर क्या होगी? ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? सॉरी, पहले में उत्पन्न होगी, ये ऊर्जा उत्पन्न हुई, ठीक है ना, और ये क्या हुआ? ये ऊर्जा लगी, ठीक है ना। इतनी ऊर्जा व्यय हुई, व्यय भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 22, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में मूल अंतर क्या है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में मूल अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता एक परमाणु की अध अवस्था में गुणधर्मों को दर्शाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी परमाणु की अबंध अवस्था का गुणधर्म है। अर्थात अणु के रूप में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता एक गुणात्मक गुणधर्म है और मात्रात्मक गुणधर्म नहीं है। प्रश्न नंबर 23, सभी नाइट्रोजन यौगिकों में N की विद्युत ऋणात्मकता N यानी कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता पाउलिंग पैमाने पर 3 है। इस कथन पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हालांकि नाइट्रोजन की पाउलिंग पैमाने पर विद्युत ऋणात्मकता कितनी है? 3 है, लेकिन किसी दिए हुए तत्व की विद्युत ऋणात्मकता स्थिर नहीं होती है। विद्युत ऋणात्मकता जिस तत्व के साथ बंधी होती है उस पर निर्भर करती है। विद्युत ऋणात्मकता एक गुणात्मक गुणधर्म है, मात्रात्मक गुणधर्म नहीं है। यही बात यहां पर बताई गई थी, ठीक है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता है वो क्या है? एक गुणात्मक गुणधर्म है, मात्रात्मक गुणधर्म नहीं है, ठीक है ना। ये इन दोनों के बीच का एक मूल अंतर है, ठीक है भाई। आ जाइए प्रश्न नंबर 24, क्या दिया गया? प्रश्न नंबर 24, इस सिद्धांत का वर्णन कीजिए जो परमाणु की त्रिज्या से संबंधित है। जब वह इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, जब वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। आइए देखते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब वह ऋणात्मक आवेश कहलाता है, यानी कि यदि A है और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा? A नेगेटिव हो जाएगा। और जब भी कोई भी परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? A पॉजिटिव हो जाता है जब भी वो ऋणात्मक का इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। ऋणायन की त्रिज्या अपने मूल परमाणु से अधिक होती है, यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसकी त्रिज्या अधिक हो जाती है, और जब वो त्याग देता है तो उसकी त्रिज्या कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जोड़ा गया अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ाता है और नाभिक आवेश कम करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन में बादल फैलते हैं, ठीक है ना, और त्रिज्या बढ़ती है। जब कोई परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन खोता है तब उस पर धनात्मक आवेश आता है, जो कि मैंने यहाँ पर बताया, यह धनायन कहलाता है। धनायन की त्रिज्या अपने मूल परमाणु से छोटी होती है, यानी कि इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसकी त्रिज्या छोटी होगी, इसकी बड़ी होगी, ठीक है ना। इस आयन में एक उपकक्ष कम होता है, नाभिक आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन के गुण होने के कारण उस तत्व या आयन में कक्षकों की संख्या कम होती है और आकार घट जाता है। नंबर 2, आयन पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और उसका नाभिक आवेश अधिक होता है, इस कारण वह इलेक्ट्रॉन को अधिक शक्ति से आकर्षित करता है, इसलिए उसकी त्रिज्या क्या होती है? छोटी हो जाती है, जो कि मैंने यहाँ पर इमेज बनाकर भी आपको रिप्रेजेंट करा दी है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं रे। क्वेश्चन नंबर 25, क्या है क्वेश्चन नंबर 25? क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है किसी तत्व के दो समस्थानिकों की प्रथम आयनन एंथैल्पी समान होगी या भिन्न। आप क्या मानते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।
किसी तत्व के समस्थानिक उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या के कारण अलग होते हैं। समस्थानिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर रखते हैं। आयनन एंथैल्पी का मान नाभिक आवेश और परमाणु के आकार पर निर्भर करता है, यह न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर नहीं करता। यानी कि आयनन एंथैल्पी का न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता, ये डिपेंड करता है नाभिक के आवेश पर और परमाणु के आकार पर। ठीक है, अतः समस्थानिकों की आयनन एंथैल्पी क्या होती है, समान होती है। यानी कि यदि मेरे पास कोई भी समस्थानिक है तो उन सभी के आयनन एंथैल्पी क्या होगी, समान होगी। अब यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न शुरू होते हैं जो कि आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। धातुओं और अधातुओं में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो धातुएं और अधातुएं दो प्रकार से लिखी हुई है, तो इनका मिश्र धातु बनाना, धातुएं और अधातुएं, धातुएं अधातुएं या धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनती है। मिश्र धातु का बनाना, अधातुओं की मिश्र धातु नहीं बनाई जा सकती। अपवाद है यहाँ पर भी, कार्बन और सिलिकॉन क्या है, इसका अपवाद है, ये एक मिश्र धातु है। ठीक है, घुलनशील धातुएं जल में अघुलनशील होती हैं, लेकिन ये रासायनिक विलयन के लिए तैयार करती है। ये रासायनिक विलयन क्या करती है, तैयार करती है। आपके सामने एग्जाम्पल है। अधातुएं जो होती हैं वे कुछ अधातुओं को जल में घोला जा सकता है, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, लेकिन अधिकतर अधातुएं जल में क्या होती है, अघुलनशील होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर अपवाद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पर जितने भी अपवाद आपको बताए गए हैं वे सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। कभी ये सोचने लग जाओ कि सर अपवाद है, अपवाद हमें क्यों बताए जा रहे हैं, तो भाई अपवाद इंपॉर्टेंट है। अपवाद आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, और ये यही नहीं, आपके आईआईटी, नीट, एनडीए, इन सब एग्जामों में पूछे जाते हैं। अवस्था, धातु की अवस्था बात करें तो कम कक्ष ताप पर धातु ठोस होती है और उच्च ताप पर ऊर्ध्वपातित होती है। यहाँ पर यदि हम अपवाद की बात करें तो कक्ष यानी कि कमरे के ताप पर जो पारा होता है, ये भी एक धातु है, ये क्या पाया जाता है, द्रव अवस्था यानी कि द्रवित अवस्था में पाया जाता है। यदि हम बात करें अधातुओं की तो ये क्या होती है, कक्ष ताप पर अधातुएं गैस, द्रव या भंगुर ठोस के रूप में होती हैं तथा कम ताप पर ऊर्ध्वपातित होती है। लेकिन कुछ अपवाद यहाँ भी है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन और बोरॉन उच्च ताप पर क्या होती है, ऊर्ध्वपातित होती है। ठीक है, ये कम ताप पर ऊर्ध्वपातित नहीं होती है, उच्च ताप पर होती है। यदि हम बात करें कठोरता की तो धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, जो सोडियम और पोटेशियम होती है वे नर्म होती है, उन्हें चाकू से काटा जा सकता है, जबकि सोना और मैग्नीशियम कठोर नहीं है। ठीक है ना, यदि हम बात करें अधातुओं की तो अधातुएं क्या होती है, अधातुएं नर्म होती है, लेकिन यहाँ पर अपवाद के रूप में हीरा एक सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, चलिए धातुओं की बात करते हैं तो धातुओं में चमक होती है, चमकीली होती है, जबकि अधातुएं क्या होती है, चमकीली नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर अपवाद है, आयोडीन और ग्रेफाइट चमक रखते हैं, और यहाँ पर भी अपवाद है, धातुओं में भी चमक धात्विक चमक कहलाती है, इन्हें पॉलिश किया जा सकता है। ठीक है ना, जो चमक धात्विक है वे क्या होती है, उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। अब बात करें धातुओं की, धातुओं का घनत्व बहुत अधिक होता है और अधातुओं का घनत्व क्या होता है, कम होता है। लेकिन अपवाद यहाँ भी है, सोडियम और पोटेशियम का धातुओं में घनत्व कम होता है, जबकि अपवाद के रूप में हीरे का घनत्व एल्यूमिनियम से भी कम होता है। ठीक है, क्वथनांक और गलनांक की बात करें धातुओं के तो धातुओं के क्वथनांक एवं गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के क्वथनांक एवं गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन अब धातुओं में अपवाद है, सोडियम और पोटेशियम के क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। अधातुओं में भी अपवाद है, कार्बन, सिलिकॉन और बोरोन के क्वथनांक एवं गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, आघातवर्ध्यता यानी कि पीटे जाने पर बढ़ना। ठीक है, तो धातुएं जो होती है वे आघातवर्धीय होती है, लेकिन अपवाद यहाँ भी है, जैसे जिंक और आर्सेनिक ये आघातवर्धीय नहीं होती। ऐसे ही यदि हम बात करें जो अधातु होती है वे आघातवर्धीय यानी कि आघातवर्धीय नहीं होती, ये भंगुर प्रकृति की होती है। ठीक है, और यदि हम बात करें धातुओं के तन्यता की, तन्यता गुण की, तो ये क्या होती हैं, तन्य होती है, इनको तार का आकार दिया जा सकता है। लेकिन अपवाद के रूप में जिंक और आर्सेनिक को तन्य नहीं बनाया जा सकता। यदि हम बात करें अधातुओं की तो अधातुएं तन्यता का गुण नहीं रखती, लेकिन कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जिसे तन्यता रूप दिया जा सकता है। ठीक है,
धातुओं के यदि खिंचाव शक्ति की हम बात करें तो धातुओं में खिंचाव शक्ति अधिक होती है, जबकि अधातुओं में खिंचाव शक्ति अधिक नहीं होती। लेकिन अपवाद के रूप में कार्बन के रेशे इसमें अपवाद हैं। और धातुओं की बात करें तो जिंक, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सभी क्या है, इसके अपवाद है। चालकता यानी कि कंडक्टिविटी की बात करें तो धातुएं जो होती है वो विद्युत की चालक होती है, ऊष्मा की चालक होती है। और इसका अपवाद है बिस्मिथ और टंगस्टन क्या है, इसके अपवाद है। ठीक है, यदि हम बात करें अधातुओं की तो अधातुओं में क्या होते हैं, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, जबकि इसमें अपवाद है गैस, कार्बन और ग्रेफाइट, इसके अपवाद है। ठीक है ना। परमाणुकता, परमाणुकता धातुओं के अणु एकल परमाणु होते हैं जब ये वाष्प अवस्था में होते हैं, जैसे NaKCuAg। अधातुओं की परमाणुकता, अधातुएं बहुपरमाणुकता को दर्शाते हैं, जैसे ऑक्सीजन अणु की परमाणुकता है फास्फोरस की 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से दर्शाते हैं। ऑक्सीजन की अणु परमाणुकता 2 है। ठीक है ना। तो ये कुछ धातु और अधातु की कंपैरिजन था भाई, इन्हें 3-4 बार पढ़ना जब जाकर आपको ये याद होंगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर। धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों में क्या अंतर पाया जाता है। सबसे पहले धातु, धातुओं में बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, धातुओं में बाह्य कक्ष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अधातुओं की बात करें तो अधातुओं में बाह्य कक्ष में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपवाद है यहाँ पर हाइड्रोजन में एक ही परमाणु होता है। ठीक है। आयन बनाना, धातु अधातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाती है। यहाँ पर ये अधातुएं नहीं धातुएं हैं। ठीक है ना। धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाती है, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आयन बनाती है। ऑक्सीकारक या अपचायक गुण की यदि हम बात करें तो धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर ऑक्सीकृत हो जाती है और उपचायक के रूप में कार्य करते हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपर्याप्त हो जाती है और ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है। ठीक है ना। चलिए, विद्युत अपघटन की यदि हम बात करें तो जब धातुओं के जलीय विलयन से विद्युत गुजरती है तो इनमें आयन कैथोड पर जमा हो जाते हैं। विद्युत अपघटन जब अधातुओं में होता है तो इसमें आयन एनोड पर जमा होता है। ठीक है भाई। की पॉइंट, हमेशा की पॉइंट निकालने की कोशिश करो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है ना भाई। ऑक्साइडों की प्रकृति, धातुएं ऑक्साइड क्षार प्रकृति के होते हैं, अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, जैसे Cu+2HCl क्या बनाते हैं, CuCl2+H2 कब बनाते हैं। यदि यहाँ पर अपवाद की बात करें तो Al2O3, ZnO2, PbO और SO है। ठीक है, ये उभयधर्मी गुण दर्शाते हैं। ठीक है ना। यदि यहाँ पर बात करें हम ऑक्साइड प्रकृति की तो अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और ये जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ठीक है ना, ये लवण बनाते हैं और ये जल बनाते हैं। ठीक है ना। आ जाइए, यहाँ पर भी कुछ अपवाद है, आप देख लीजिएगा। क्लोराइडों से प्रकृति, धातु क्लोराइड विद्युत अपघट्य होते हैं और विद्युत गुजरने पर ये क्या करते हैं, आयन में विभाजित हो जाते हैं, जबकि जो क्लोराइड की प्रकृति अधातुओं में होती है ये क्या होते हैं, अधातु क्लोराइड सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं और विद्युत धारा का विरोध करते हैं। ठीक है, यानी कि इनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है भाई। हाइड्राइडों की प्रकृति, आमतौर पर कुछ हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करते, लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातु हाइड्रोजन से क्रिया करके अस्थायी हाइड्राइड बनाती है। हाइड्राइडों की प्रकृति, जब अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके स्थायी हाइड्राइड बनाते हैं, यानी कि जो धातु होती है सोडियम और पोटेशियम ये अस्थायी हाइड्राइड बनाती है, जबकि अधातुएं स्थायी हाइड्राइडों का निर्माण करती है। ठीक है, जब धातुओं की अम्लों से क्रिया होती है तो क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन जब अधातुओं की, जबकि अधातु जो होती है वो अम्ल से क्रिया नहीं कर पाती है। ठीक है। आ जाइए, यहां पर आपके सामने कुछ प्रश्न नंबर 27 है। आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उस तत्व का नाम बताइए जिसमें बाह्य उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। बाह्य उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो फ्लोरीन। उस तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की है। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है कौन, कैल्शियम। ठीक है।
और भी बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, ठीक है ना। उस तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की हो, तो P4 हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है भाई। उस वर्ग का नाम बताइए जिसमें सामान्य ताप पर धातु, अधातु, द्रव और गैस उपस्थित हो, तो वर्ग 1 में यदि हाइड्रोजन को सम्मिलित करता है तो अधातु, जो अधातु गैस है, ठीक है ना, अधातु भी है और गैस भी है। ठीक है, Ca द्रव है, CiNO, ठीक है ना, K और रुबिडियम ये क्या है, ठोस है। ठीक है, चीजें क्लियर है। प्रश्न नंबर 28 क्या दिया गया भाई, प्रथम वर्ग के तत्वों की अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार है, जबकि 17वें वर्ग के तत्वों का क्रम इस प्रकार है, तो इसकी व्याख्या करिए। तो वर्ग 1 के तत्व धातु हैं और वे तत्व इलेक्ट्रॉन खोकर एकल धनायन बनाते हैं। ठीक है, तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है और एकल धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए क्रियाशीलता भी ऊपर से नीचे जाने की ओर क्या होती है, बढ़ती है। और वर्ग 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2P5 है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक है ना, ये क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, जबकि जो वर्ग 1 के तत्व थे ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। ठीक है ना, समझ में आई कुछ बात है। ठीक है, तो जब ये त्यागेंगे तो क्या होगा, आबंध तोड़ने में कम ऊर्जा, F2 अणु में आबंध ऊर्जा कम होती है, अतः यह सबसे अधिक क्रियाशील है। अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अधिक होने के कारण ये तत्व अधिक सक्रिय होते हैं और अपचय विभव अधिकार अधिक होता है इनका। ठीक है, इसलिए जो ब्लॉक 17 है, सॉरी वर्ग 17 है, ठीक है, उसके तत्वों का जो क्रम है वो क्या है, उल्टा है आयनन एंथैल्पी के रेशियो में। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 SPDF ब्लॉक के तत्वों को सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। S जो ब्लॉक के तत्व हैं उनका जो होगा वो 1s 1 से 2 होगा। ठीक है ना, NS 1 से 2 होगा। जो P ब्लॉक होंगे, P ब्लॉक का होगा NS2, NP 1 से क्या होगा, 6 तक होगा। ठीक है ना, यहाँ पर He अपवाद है। यदि डी ब्लॉक की बात करें तो ये क्या होगा, N-1 इंटू डी 1 से क्या होगा, 10 तक होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, NS 0 से 2 तक होगा। ठीक है, यदि हम बात करें किसकी भाई, F ब्लॉक की, तो F ब्लॉक में क्या होगा, N-2 F 0 से 14 तक होगा। उसके बाद क्या होगा, N-1 D 0 से कितना होगा, 0 से ये होगा 10 तक। ठीक है ना, 0 से 10 तक। ठीक है, यहाँ पर 10 कर दीजिएगा और NS2 होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप बोल भी सकते हैं 0 से 2 होगा। ठीक है भाई, या फिर ये 2 ये तो होगा जब ही तो ये आगे बढ़ेगा। ठीक है भाई, तो ये क्या होगा, यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आप देख लीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर 30 तत्व जिसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है का आवर्त स्थान बताइए, यानी कि NS2 NP4 और N बराबर क्या है, 3 दिया गया है, तो इसका हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, N बराबर 3 है तो 1 2 3 तक बातें जाएंगी। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे। देखो 6 और 4 10, ठीक है ना, 10, 2 और 2 4 और 2 18। ठीक है ना, भाई 10 और 4 कितना हो जाएगा, 18। यहाँ पर इन्होंने गलत जोड़ दिया क्या भाई, ये सॉरी मैंने गलत जोड़ दिया भाई, 10 और 2 और 2 4 और 2 6 16। तो ये क्या होगा, परमाणु क्रमांक 16 है। 16 किसका है, सल्फर का है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, इनका परमाणु क्रमांक जोड़ना है। ठीक है ना, कैसे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3t2। तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे इनको। ठीक है ना, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर भाई ये आएगा कितना, जोड़ो तो ये वर्ग नंबर 4 से संबंधित तत्व है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बताना है, का स्थान आवर्त सारणी में बताइए। अच्छा, आवर्त सारणी में स्थान बताना है। ठीक है, तो भाई ये 16वें वर्ग से संबंधित है, ये क्या है, ये प्रथम वर्ग से संबंधित है। ठीक है ना, आवर्त की यदि हम बात करें तो आवर्त होगा इसका 4th। ठीक है ना, ठीक है भाई, और यहाँ पर डी की बात आई है तो डी में ये कहाँ पर चला जाएगा, DS, एक सेकेंड क्या हो रहा है, देखिए भाई ये हो गया प्रथम वर्ग। ठीक है, दूसरा
फिर ये तीसरा आ गया पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के बाद ये क्या चला आपका, पी ब्लॉक के बाद ये चला आपका फिर से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद एस ब्लॉक तो पूरा हो गया, उसके बाद ये किस में पहुंच गया, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में इसका आवर्त संख्या वर्ग संख्या क्या होगी, डी ब्लॉक में वर्ग संख्या होगी जो भी एस की होगी, ठीक है। यहाँ पर यानी कि ये 4 वर्ग से संबंधित है क्योंकि ये क्या है, एक संक्रमण तत्व है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपके सामने ये क्या है, एफ दिया गया है। एफ का मतलब क्या होगा, लेंथेनाइड एक्टिनाइड से संबंधित होगा, ठीक है। तो इसका यहाँ से ये परमाणु क्रमांक आप निकाल सकते हैं भाई, परमाणु क्रमांक आप जोड़कर निकाल लोगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि किस वर्ग से संबंधित है, ठीक है ना। देखो जैसे इसी की मैं बात करूं तो यहाँ पर यदि मैं जोड़ता हूँ 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 और 2 18 और 2 20 और 2 22, 22वें जो तत्व है 22वां तत्व वो डी ब्लॉक में मिलेगा, डी ब्लॉक में, ठीक है ना। और वर्ग संख्या 4 में मिलेगा, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, आप अपनी आवर्त सारणी में देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, जोड़कर इसका वर्ग संख्या आप निकाल सकते हैं जो कि लेंथेनाइड श्रेणी में क्या है, गैडोलियम है, ठीक है भाई। आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर प्रश्न नंबर 31 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आयनन एंथैल्पी हमें दी गई है, ठीक है भाई। ये तत्व है, ठीक है ना, ये तत्व है इस प्रकार और ये वर्ग दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, सबसे कम अभिक्रियाशील अधातु, ये आवर्त सारणी में से हमें निकालने हैं, ठीक है भाई। ये आवर्त सारणी में से हमें निकालने हैं, ठीक है। यहाँ से इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको ये आवर्त सारणी में से निकालने हैं। ये इनके आंसर है, आप ये तो यहाँ पर देख सकते हैं या फिर अपनी आवर्त सारणी में इन सबको सोल्व करके चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये काम आपका है। आ जाइए आगे, तत्वों के प्रश्न नंबर 32, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में संयोजन से बने स्थायी द्विअंगीय यौगिकों के सूत्रों की प्रयुक्ति बताइए। लिथियम और ऑक्सीजन से बना लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड से Mg3N2, एल्यूमिनियम आयोडाइड से AlI3, सिलिकॉन और ऑक्साइड से या सिलिका SiO2, ठीक है। फास्फोरस और फ्लोराइड से PF5, Lu और फ्लोराइड से LuF3, ठीक है। ये सारे के सारे तत्व यहाँ पर बन गए। ये 71वां तत्व है Lu, ठीक है भाई। आ जाइए, प्रश्न नंबर 33, यहाँ पर आपके सामने एक बहुविकल्पीय प्रश्न है दिया गया, आवर्त सारणी के में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। जो आवर्त होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 34 क्या दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के लिए निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पी ब्लॉक में 6 स्तंभ है, डी ब्लॉक में 8 स्तंभ है, प्रत्येक देखो डी ब्लॉक में 8 स्तंभ है क्योंकि डी उपकोष्म कक्षक भरने के लिए अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो यही क्या है क्वेश्चन इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक ब्लॉक में स्तंभों की संख्या उस उपकोष्म में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरते समय अंतिम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन का उपकोष उसके द्विगंशी क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हमें क्या दिखाना था, कौन सा तत्व सही नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 35, ऐसा कारक जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है उस तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति भी प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयोजकता कोष को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रोड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रश्न नंबर 36, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज F-Ne और Na पॉजिटिव का आकार इनमें से किसको प्रभावित करता है। तो यहाँ पर नाभिकीय आवेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नाभिकीय आवेश को प्रभावित करता है, ठीक है। क्वांटम संख्या पर कोई प्रभाव नहीं डालता, इन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। प्रश्न नंबर 37, आयनन एंथैल्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्रत्येक उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन में आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। क्रोड उत्कृष्ट गैस के विन्यास से जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तब आयनन एंथैल्पी का मान अत्यधिक होता है। आयनन एंथैल्पी के मान में अत्यधिक तीव्र वृद्धि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के विलोपन को व्यक्त करता है। कम एन मान वाले कक्षकों से अधिक एन मान वाले कक्षकों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जाता है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन में आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। प्रश्न नंबर 38 बी, बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तत्वों के लिए धात्विक लक्षण का सही क्रम क्या है। देखो यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, कौन सा क्रम आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये अलग अलग तत्व उठाए गए हैं। तो सबसे ज्यादा तत्व सबसे ज्यादा जो इसमें धात्विक लक्षण होगा वो किसमें होगा, आपको एरो इस तरह के तरीके से दिखाया गया था, यानी कि जो सबसे नीचे तत्व होगा उसमें सबसे ज्यादा होगा। सबसे नीचे तत्व होता है पोटेशियम। तो यहाँ पर पोटेशियम से शुरू ना ये है ना ये है, तो ये पोटेशियम से शुरू है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 और 40। प्रश्न नंबर 29 में दिया गया है कि तत्वों बी, सी, एन, एफ, एस, आई में अधातु, यदि हम अधातु की बात करें तो अधातु इधर को बढ़ता है, यानी कि सबसे ऊपर जो तत्व होगा लास्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तत्व क्या आता है, बोरोन, ठीक है ना। बोरोन से आगे कौन आता है, कार्बन, कार्बन एन एफ। तो इधर इस कोने के साइड में आपको कौन सा तत्व नजर आ रहा है, यहाँ पर कौन सा तत्व नजर आ रहा है, सबसे ऊपर एफ, ठीक है। तो एफ से शुरू क्या है, एक तो ये है भाई, एक ही है, ठीक है। तो एफ के बराबर में ये आता है एन, ठीक है ना। एफ के बराबर में क्या आता है, एन, ठीक है। एन के बराबर में क्या आता है, सी, ठीक है। सी के, और बी देखो, बी क्या आता है, बी तो इसी के बराबर में आता है, ठीक है। बी क्या होता है, इसके बराबर में आता है, लेकिन बी की जो अधातु है, बी क्या है, धातु है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात की गई है अधातु की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एस आई आएगा, ठीक है। बी क्या होता है, धातु होता है, इसलिए यहाँ पर एस आई आएगा, ठीक है। एस आई एक उपधातु होता है, ठीक है। आइए अब प्रश्न नंबर 4 पर, सॉरी 40 पर। FClON तथा ऑक्सीकरण गुणधर्मों के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाशीलता का निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों में है, ठीक है, कौन सा तत्वों में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, ये इसका सही क्रम होगा। तो ये आपके NCERT बुक के, जो आपके NCERT की बुक है, ठीक है, NCERT की बुक है, उसके क्वेश्चन आंसर थे, और इसका बेसिक मैंने आपको बताया है, और प्लस आपको क्वेश्चंस मैंने आपको सभी कंप्लीट करा दिए। तो ये टॉपिक मैंने एक वीडियो में क्लियर कराया है। इसी तरीके से मैं और भी बहुत सारी वीडियोस, 1, 2, 3, मैक्सिमम 3 वीडियोस में मैं एक चैप्टर को कवर अप करूंगा आगे, और बहुत ही जल्द आपको सभी टॉपिक क्लियर करा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइव ही देखो या फिर बिल्कुल कंप्लीट देखो, उससे ही आपको बेनिफिट होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम आए उन सब को आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सभी चीज़ें क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।